जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। आज मैं अपने चैनल की शुरुआत DS4 वॉइस के नाम से कर रहा हूँ और इसमें मैं जो है आप सभी के सामने बहुजन साहित्य और उससे संबंधित विभिन्न चीज़ों का जो है विभिन्न विषयों पर डिबेट अवगत कराऊंगा और विभिन्न विषयों पर आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आज मैं जो है वामसेप जो एक संगठन था बहुजन नायक मानवर कांशीराम जी के समय का, उसके बारे में जो है मैं आप लोगों के समक्ष कुछ चर्चा करना चाहता हूं कि वामसेप जो है 14 अक्टूबर 1981 को कुछ लोगों के नेतृत्व में मतलब तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ 1981 में वामसेप का। उसमें कांशीराम जी ने वामसेप के बारे में विस्तृत चर्चा की थी और बताया था कि बहुत जल्द ही बहुजन समाज वामसेप के बारे में पूरी जानकारी एक पुस्तक के रूप में जान लेगा। तो पुस्तक के रूप में ये जानकारी हम लोगों के समक्ष आई, लेकिन पुस्तक के साथ साथ मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी ये जानकारी उपलब्ध कराना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। वामसेप का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयड फेडरेशन। बैकवर्ड का यहाँ मतलब अगर हम माने तो बैकवर्ड से मतलब है SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, ठीक है, या रिलीजियस कम्युनिटी सच एज मुस्लिम, बुद्धिस्ट और सिख, जैन, पादरी। वामसेप की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इस पर हम लोगों को इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाने की ज़रूरत है। हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। 1919 में पहला इंडिया एक्ट आया जिसमें कानूनी रूप से पहली बार हम लोगों के अर्थात डिप्रेस क्लास के लोगों की दशा पर चर्चा की गई और इसी एक्ट को 1919 के फर्स्ट इंडिया एक्ट को पहला न्यायिक संघर्ष कह सकते हैं। 1930 और 31 में फर्स्ट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिन्हें हम फर्स्ट और सेकंड गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने अटेंड की। इन मीटिंग में बाबा साहब अम्बेडकर ने कानूनी रूप से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड के अधिकारों की वकालत की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही परम पूज्य बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग भी की थी, ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर को पूना पैक्ट करना पड़ा क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश हुकूमत ने बाबा साहब को देने का वादा किया, लेकिन महात्मा गांधी जी को ये बात ठीक नहीं लगी और वो पूना में यरवदा जेल में आमरण अनशन करने लगे। तो दबाव में आकर 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को गांधी जी से पूना पैक्ट करना पड़ा और सेपरेट जो इलेक्टोरेट पृथक निर्वाचिका जो दलित पिछड़ों को मिली थी उसको गंवाना पड़ा। 1935 में सेकंड इंडिया एक्ट आया। इसी समय साइमन कमीशन भी आया था। इस एक्ट के आने के बाद जो DC मतलब SC ST OBC के लोग थे, DC माने डिप्रेस क्लास के लोग, इनकी एक सूची बनाई गई जिन्हें वर्तमान में SC ST के नाम से जाना जाता है। 1943 में सरकारी सेवाओं में आरक्षण का अधिकार प्राप्त हुआ और जो दबा कुचला समाज था, शोषित पीड़ित समाज था, उसमें एक नए समाज की नींव पड़ी। संपन्न समाज, नौकरी पेशा समाज या बुद्धिजीवी समाज। 1945 में बाबा साहब ने स्वयं के प्रयास से पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और 1946 में मुंबई में पीपल एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा पहला महाविद्यालय संचालित किया गया। 1950 में थर्ड इंडिया एक्ट लाया गया। संविधान को स्वीकार किया गया। जुल्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ एट्रोसिटीज़ एक्ट बनाया गया और 1977 में इसके बाद SC ST आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग तथा अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी हुआ। इन सभी कानूनों के बनने के बाद, सभी आयोगों के गठन के उपरांत भी SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय की दिशा और दशा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ।
जब दिशा और दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इन वर्गों की, तो मनोहर कांशीराम जी के दिमाग में एक चीज़ आई कि स्वावलंबन सर्वश्रेष्ठ आलम होता है, और स्वाभिमान का जो आंदोलन है वो बिना स्वावलंबन के नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने इस बात को समझ लिया कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बगैर जो है कुछ हो नहीं सकता। तो उन्होंने लोगों को जागृत करने के लिए फिर वामसेव की नींव रखी। वामसेव की नींव के पहले बहुत सारी बातें थीं जो मनोहर कांशीराम जी ने कही, ठीक है। वो ये बात समझ गए थे कि जो इस सामाजिक, जो मनवादी सामाजिक व्यवस्था थी या ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर था, उसके शिकार लोग थे। वे अपने हितों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने आप को संगठित यदि कर लें, यदि वे एक SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एक एक करके संगठित हो जाएं, तो वे अपने हितों को सुरक्षित रखने के योग्य हो जाएंगे। ये बात जो है मनोहर कांशीराम जी को समझ में आई, उन्होंने इसको कहा, ठीक है। और इसी के को लेकर के 6 दिसंबर 1973 को वामसेव का कंसेप्ट लेकर मुट्ठी भर लोग मनोहर कांशीराम जी के नेतृत्व में पूना और दिल्ली में 5 दिनों के लिए इकट्ठे हुए। जब 5 दिनों के लिए इकट्ठे हुए तो 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली के बोट क्लब मैदान में वामसेव का जन्म उत्सव मनाया गया। वामसेव संगठन बन गया। उसके बाद जो है वामसेव का जो स्ट्रक्चर था उस पर मुख्य चर्चा मैं करना चाह रहा था आपके बीच में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या संगठनात्मक ढांचे के बगैर काम करना संभव। तो वामसेव का जो स्ट्रक्चर था वो 10 मुख्य अंग वामसेव में जो है बनाए गए। पहला उसका जो ढांचा था उसको मास बेस या बहुजन बेस बनाया गया, ब्रॉड बेस बनाया गया और कैडर बेस। मतलब कि जो ढांचा था उसको मास बेस कैसे बनाया गया। मनोहर कांशीराम जी ने जो वामसेव को मोटो दिया, उद्देश्य दिया कि कुल कर्मचारी के जो वामसेव में आएंगे उसका लगभग 10% कर्मचारी जो है, मतलब SC ST OBC और माइनॉरिटी के पूरे देश में कुल जितने भी कर्मचारी हैं उसका लगभग 10% कर्मचारी देश के हर कोने में वामसेव में होना चाहिए। पहला कंसेप्ट क्या था कि हर कोने में 10% कर्मचारी जो है वामसेव में हो। दूसरा कंसेप्ट था मास बेस का कि 50% राज्यों और सेंट्रल राज्यों के 50% जिलों में वामसेव का संगठन खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रॉड बेस्ड की। तो ब्रॉड बेस्ड की अगर हम बात करें तो ब्रॉड बेस्ड में क्या था कि 50% देश के राज्यों में तथा सेंट्रल स्टेट में भी वामसेव हो जाना, मतलब 50% स्टेट में जो है वामसेव खड़ा हो जाना चाहिए। एक तो ये, ठीक है। उसके बाद कैडर बेस के लिए मनोहर कांशीराम जी ने कंसेप्ट दिया था कि वामसेव में जितने लोग काम करेंगे उनकी कुल संख्या का कम से कम मिनिमम 5% कैडर बेस्ड होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि दूसरे लोगों को समझा सके। ये वामसेव की अति आवश्यकता थी, किसकी? संगठन के ढांचे की। उसके बाद दूसरा जो था वो था सचिवालय का काम होता था कि वामसेव ने अपना एक सचिवालय खोला जो गवर्नमेंट के नियमों कानूनों को क्रियान्वित कराने तथा बैकवर्ड माइनॉरिटी के लिए तैयार स्कीम्स या प्लान्स, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट, बजट को पूर्ण रूप से निष्पादित कराने का काम करता था। मतलब क्या करता था सचिवालय कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, और जो प्लान्स आते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन सभी को जो है लागू कराने का काम जो है सचिवालय करता था, और गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को भी क्रियान्वित कराने का काम ये सचिवालय कर। तीसरा था जो विंग, वो था संगठनात्मक प्रतिष्ठान। संगठन को लेके ये बनाया गया था कि जो सचिवालय है या संगठन का ऑफिस है वो सेंट्रल टू स्टेट होना चाहिए और स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट। ये कांशीराम जी ने कंसेप्ट दिया था कि
जो ऑफिस हों बामसेब के वो कैसे हों, सेंट्रल टू स्टेट हों और स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट हों। लेकिन मतलब सबसे ऊपर सेंट्रल कार्यालय हो, उसके फिर नीचे सभी स्टेट्स में एक एक स्टेट कार्यालय हो, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट में कार्यालय हो, ठीक है। लेकिन संगठनात्मक विंग की अगर बात करें तो मनवर साहब कहते थे कि डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट और स्टेट टू सेंटर। अगर संगठन की बात करें तो वो कहते थे कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट की यूनिट, फिर स्टेट की यूनिट, फिर सेंट्रल की यूनिट। डिस्ट्रिक्ट की यूनिट से प्रमोट करके स्टेट की यूनिट में जाएंगे लोग और स्टेट की यूनिट से सेंट्रल की यूनिट में, ये था। तो अगर हम बात करें तो कांशीराम जी जो है वो डिस्ट्रिक्ट को ही बेसिक यूनिट मानते थे संगठन में, ठीक है। उसके बाद निधि और वर्कर्स को जिला स्तर पर ही वो कहते थे कि जो धन या मनी है और वर्कर्स है उनको जिला स्तर पर ही तैयार वो करते थे, ठीक है। और बाद में मूवमेंट की ज़रूरत के अनुसार उनको यूज़ किया जाता था। डिस्ट्रिक्ट की बुनियादी इकाई को ताल्लुक यानी तहसील, तहसील से ब्लॉक, ब्लॉक से गांव तक भेजा जाता था। फिर चौथा जो विंग था वो था कंट्रोलिंग ऑफिस, जो दिल्ली में बना हुआ था। दिल्ली में एक कंट्रोलिंग ऑफिस था जो 100 पूर्ण विकसित कार्यालयों के साथ था, मतलब उसके साथ 100 कार्यालय अटैच थे। सभी स्टेट और सेंट्रल की राजधानियों में भी एक एक ऑफिस थे। सभी नगर निगम वाले शहरों में भी ऑफिस होने चाहिए थे तो वो भी थे। छोटे शहरों में भी ऑफिस होने चाहिए थे, वो भी थे। और जो इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री वाले शहर थे उनके भी ऑफिस थे तो वो भी थे। पांचवा जो संगठन था वो था बामसेब ब्रदरहुड और छठवां बामसेब अडॉप्शन। बामसेब ब्रदरहुड जो था वो क्या था कि शहरों से जुड़ी हुई जो आबादी थी SC ST OBC माइनॉरिटी उससे संबंधित था। और अडॉप्शन तो जो था वो अर्बन और ग्रामीण इलाकों से संबंधित था। बामसेब जो ब्रदरहुड अडॉप्शन का जो कंसेप्ट था वो प्रवसन या सेपरेट सेटलमेंट के कंसेप्ट से आया था। क्योंकि मनोहर कांशीराम जी को ये पता था कि जब जो है 1942 में अंग्रेज सेपरेट सेटलमेंट के लिए राजी हो गए थे, लेकिन 1947 में देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों को जो SC ST OBC के लोग थे उनको सेपरेट सेटलमेंट नहीं मिल पाया। जब सेपरेट सेटलमेंट नहीं मिल पाया तो क्या हुआ कि 1947 के बाद जब देश आज़ाद हो गया फिर लोग गाँव से माइग्रेट होना शुरू किए। और दो तरह का माइग्रेशन हुआ, एक तो दुखों के कारण और एक सुख के कारण। दुखों के कारण माइग्रेशन कैसे हुआ कि जो गांव ग्रामीण एरिया में जो जाति से पीड़ित लोग थे, जो जुल्म का शिकार लोग थे, अन्याय से पीड़ित लोग थे, जातीय आर्थिक हिंसा से परेशान लोग थे, वो गांव को छोड़ करके शहरों की झोपड़ियों में जाकर बस गए या बसना शुरू हो गए। सुखद प्रवर्सन क्या हुआ कि जब नौकरियों में कुछ लोगों को भागीदारी मिली तो वो लोग नौकरियों और शिक्षा के लिए शहरों में चले गए, तो वो सुखद प्रवर्सन। तो दो तरह का माइग्रेशन था। इसी से जो है बामसेब ब्रदरहुड और बामसेब अडॉप्शन का कंसेप्ट आया। बामसेब ब्रदरहुड का कार्य जो था वो था शहरों में बसे हुए दलित, पिछड़ों और माइनॉरिटी के लोगों को एक जगह ला के दोनों प्रकार के माइग्रेट्स को एक जगह खड़ा करने का, मतलब जैसे उनमें भी एक डिस्टेंस थी कि जो संपन्न लोग थे, सुखी लोग थे वो अलग रहते थे, जो गरीब थे वो झुग्गी झोंपड़ी, तो उनको एक जगह खड़ा करने का कार्य कौन करता था? बामसेब ब्रदरहुड। बामसेब अडॉप्शन का कार्य था कि ग्रामीण और शहरी दलितों के मध्य की जो दूरी थी उसको ख़त्म करके इनका मुख्य संबंध ग्रामीण जनता से तथा उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन से कराना था। ये तो बामसेब अडॉप्शन और ब्रदरहुड का। अब मेडिकल हेल्प और एडवाइजरी कमेटी भी एक विंग थी। इसका काम था कि SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के उन चिकित्सा विशेषज्ञों का एक विशेष समूह बनाना जो इन्हीं वर्गों के शोषित भाइयों के लिए चिकित्सा सेवाएं दे सकें, गरीबों की सेवा कर सकें।
एक लिटरेचर स्कंद था या साहित्य स्कंद विंग। इस विंग का कार्य था कि दलित, पिछड़े और आदिवासी अल्पसंख्यक लेखकों, साहित्यकारों द्वारा एक अपना खुद का साहित्य जगत निर्मित करने के लिए एक विशेष वामसेव की विंग तैयार की थी कांशीराम जी ने। और इसका बहुत बड़ा हम लोगों को फ़ायदा ही मिला कि उस समय हम लोगों के कई पत्रिकाएं, कई न्यूज़पेपर चलने लगे थे। ठीक है, तो ये 9वां जो था वो था जो बहुत महत्वपूर्ण विंग थी, परीक्षण स्कंद। ये क्या था कि जटिल और मॉडर्न युग में लाभप्रद परीक्षणों को संचालित करने हेतु एक सक्षम विंग थी। इसका जो मुख्य काम था वो था कि सर्वे, इसका क्या काम था, विभिन्न विषयों पर सर्वे करना, फिर उसके सेमिनार, विचार गोष्ठियाँ आयोजित कराना, और बहुत ही बुद्धिमान समर्पित व्यक्तियों की ये विंग थी। यदि वामसेव का समाज का इंटेलेक्चुअल बैंक अगर हम किसी को कह सकते हैं तो इसी को कह सकते हैं, परीक्षण स्कंद को। ये जो है इंटेलेक्चुअल बैंक का ब्रेन था, ये मान लीजिए आप परीक्षण। 10वां जो था वो था वामसेव वॉलंटियर फोर्स, और ये कार्यक्रमों में क्या करते थे कि निगरानी करते थे, सफल संचालन की इनकी भूमिका होती थी, कार्यक्रमों का नियंत्रण ये करते थे, इनको वर्दी मिलती थी बाकायदा। उसके बाद फिर जो दूसरा संगठन बना DS4, उसमें भी मनवर साहब ने 10 अंग बनाए थे। एक तो जागृति जत्था था जो लोगों को जगह जगह जा कर के जागृत करता था। दूसरा वामसेव सहकारिता था जो पूंजी और अर्थ के निर्माण के लिए कार्य करता था। तीसरा न्यूज़ एजेंसी और प्रकाशन थे। चौथा संसदीय संपर्क शाखा थी। 5वां विधिक सहयोग और सलाह, मतलब वकीलों का एक पैनल हुआ करता था, एक संगठन। एक स्टूडेंट विंग भी थी, एक युवक विंग भी थी, महिला विंग भी थी, औद्योगिक श्रमिक विंग, इंडस्ट्रियल जो मजदूर हैं उनकी विंग भी थी, और खेतीहर श्रमिकों की विंग। वामसेव का ये पूरा संगठन, ये ढांचा था जिसके माध्यम से बहुजन नायक मनवर कांशीराम जी ने इसको इम्प्लीमेंट में ला करके वामसेव को और DS4 को फिर बहुजन समाज पार्टी के नाम से एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा करके देश की राजनीति में भूचाल लाया। देश के शोषित पीड़ित SC ST OBC के लोगों को सत्ता में भागीदारी दिलाई। साथियों, अगर ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण और जो है अच्छा लगा हो तो इस चैनल को बढ़ाने में सहयोग करें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी लाइक करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद।